क्या प्रियंका गांधी तेलंगाना से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी? आइए जानते हैं कि प्रियंका गांधी किस सीट से बन सकती है उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस बड़े गेम प्लान की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को चुनावी राजनीति में उतारने जा रही है। इसके लिए वह अपनी दादी इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए तेलंगाना से चुनाव लड़ सकती है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में तेलंगाना से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्हें मेदक या महबूब नगर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। अगर पार्टी प्रियंका गांधी का नाम फाइनल करती है तो वह तेलंगाना से अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत करेगी। तेलंगाना कांग्रेस परिवार के लिए नया राज्य नहीं है। 1980 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने मेदक सीट से जीत हासिल की थी और सत्ता में वापसी की थी। 1980 का चुनाव इंदिरा गांधी के लिए बहुत ही मुश्किल चुनाव था। इसके पहले इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 1977 का चुनाव बुरी तरह हारी थी। खुद इंदिरा रायबरेली सीट से चुनाव हार गई थी। कांग्रेस एक बार फिर से मुश्किल दौर से जूझ रही है। यही वजह है कि इस बार मेदक सीट से प्रियंका गांधी पर दाव लगाने की तैयारी की जा रही है। पार्टी को लगता है कि जिस तरह तब जनता ने इंदिरा गांधी को स्वीकार किया था, उसी तरह प्रियंका को भी करेगी। दरअसल मेदक लोकसभा सीट भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस का गढ़ है। बीआरएस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने 2009 में महबूबनगर लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। इसके बाद 2014 के चुनाव में उन्होंने मेदक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसी साल वह विधायक भी चुने गए थे और उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। उपचुनाव में भी बीआरएस के प्रभाकर रेड्डी को जीत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में सबसे अधिक सवाल यही उठ रहा है कि क्या दिग्गी राजा फिर से अपने दोस्त कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सक्रिय हो गए हैं या इस बार मकसद कुछ और है। दोस्त कमलनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनवा पाएंगे दिग्विजय सिंह? आइए देखते हैं अंदर की बात में। दिल्ली में सियासी हसरत पूरी होने के बाद दिग्विजय सिंह एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। चुनावी साल होने की वजह से दिग्गी राजा तहसील का दौरा कर रहे हैं। क्या दिग्गी राजा फिर से कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं? दूसरी चर्चा दिग्विजय और उनके बेटे जयवर्धन सिंह के सियासी फ्यूचर को लेकर की जा रही है। हालांकि दिग्विजय हर जगह कमलनाथ को ही फिर से मुख्यमंत्री बनाने का जिक्र करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में अभी 5 बड़े पद में से 4 पर दिग्विजय सिंह के लोग बैठे हैं। इनमें नेता, प्रतिपक्ष, युवा और महिला कांग्रेस का अध्यक्ष जैसे पद शामिल हैं। नर्मदांचल, ग्वालियर, चंबल और मालवा में बड़े स्तर पर दिग्गी के लोग संगठन में हैं। ऐसी स्थिति अगर कांग्रेस में आ जाती है तो दिग्विजय हाईकमान के सामने मजबूत होंगे और मुख्यमंत्री के लिए अपने बेटे का किसी करीबी के नाम की सिफारिश भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारा और उसके बाद रिजल्ट में इन सभी गुटों का दबदबा रहने वाला है। बहुत कुछ इसके आधार पर ही तय होगा। कमलनाथ ने अपने बेटे की भविष्य की सुरक्षा दिखाई दे रही है। कमलनाथ उम्र दराज हो गए हैं और 5 से 7 साल में रिटायर हो जाएंगे। दिग्गी उन्हीं के सहारे बेटे की जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी को अब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पार्टी के कमजोर होने की चिंता सता रही है। क्यों अब रह के बीजेपी को लगता है चुनाव में हारने का डर? आइए देखते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी को अब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पार्टी के कमजोर होने की चिंता सता रही है। पहले की बात करें तो कर्नाटक की तरह भाजपा ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ऑपरेशन ऑटस लागू कर सरकारों को उखाड़ फेंका था। बीजेपी में एक राय है कि बीजेपी कर्नाटक में हार गई क्योंकि उससे यह आभास दिया कि वह सत्ता के लिए अनैतिकता करने से नहीं हिचकिचाती है। बीजेपी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सरकारें बनाई है, बीजेपी को इन दोनों राज्यों में भी हार का डर सता रहा है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में असंतुष्टों का नेतृत्व किया, जबकि महाराष्ट्र में भी इसने शिवसेना को विभाजित कर दिया है। बीजेपी के कई नेताओं का मानना है कि कर्नाटक के नतीजे साफ दिखाते हैं कि लोगों ने ऑपरेशन लोटस को खारिज कर दिया है। सत्तारूढ़ भाजपा की सरकारों को तोड़ने और बनाने की नीति ने दल बदलुओं को शक्ति प्रदान की है। इस तरह पार्टी के भीतर भी व्यापक असंतोष पैदा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। लोकसभा चुनाव में 10 महीने का समय बाकी है, लेकिन गुजरात की राजनीति में लोकसभा की तैयारियां शुरू हो गई है। बीजेपी फिर से 26 सीटें जीतने
के जहां व्यू रचना में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस जनमंच के जरिए जनता के बीच है। इस सब के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अहमद पटेल की बेटी मुमताज अपनी सक्रियता के चलने में सुर्खियों में है। क्या कुछ नया करने के मूड में है मुमताज पटेल? आइए जानते हैं। गुजरात की राजनीति में इस दिनों कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल सुर्खियों में है। इसकी बड़ी वजह उनकी सक्रियता है। पिता की विरासत को संभाल रही मुमताज शायद अब सियासत में मुकाबले के लिए तैयार है। वे सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक खूब सक्रिय है। कुछ दिन पहले मुमताज पटेल दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन में अपनी बेटी के साथ पहुंची थी और उनकी मांगों के साथ अपना समर्थन व्यक्त किया था। मुमताज राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दों पर मुखर दिख रही है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि मुमताज मुकाबले के लिए तैयार है और वह भरूच से लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। अगर हाल की गतिविधियों पर नजर डाले तो यह दावा काफी हद तक सही दिख रहा है। मुमताज सिर्फ भरूच में ही सक्रिय नहीं है, वे तमाम कार्यक्रमों में अब शिरकत कर रही है। इस कार्यक्रम में राम कथाकार मोरारी बापू ने सार्वजनिक मंच से मुमताज पटेल की प्रशंसा करते हुए उनके पिता अहमद पटेल के साथ अपने संबंधों का जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। राजस्थान बीजेपी के पोस्टर पर वसुंधरा राजे की तस्वीर का कायम रहना भी ये बताता है कि शीर्ष नेतृत्व वसुंधरा को कुछ खास जिम्मेदारी देने के मूड में है। समर्थकों की नजर चुनाव संचालन समिति पर भी टिकी है, क्योंकि अगर वो वसुंधरा के हाथ दी जाती है तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। राजस्थान में चुनाव प्रचार के श्री गणेश करने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बगल की कुर्सी में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को स्थान दिया गया। यह मुद्दा हाल भाजपा में चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा में चर्चा है कि वसुंधरा राजे को महत्व देकर मोदी ने परोक्ष रूप से उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि अमित शाह के करीबी माने जाने वाले नेता गजेंद्र सिंह शेखावत और सतीश पुनिया सहित नेताओं ने वसुंधरा राजे के प्रभाव को कम करने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन यह स्पष्ट है कि वसुंधरा राजे अपनी जीत पर अड़ी हुई है। मोदी ने यह संकेत दिया है कि बीजेपी वसुंधरा राजे को नजरअंदाज नहीं कर सकती। राजस्थान में मोदी ने मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते हुए सूडान में फंसे राजस्थानियों का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान से कुछ लोग सूडान गए थे। कांग्रेस ने हंगामा खड़ा कर दिया। कांग्रेस चाहती थी कि उनमें से एक मर जाए ताकि मोदी का गला घोंटा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पद यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। वे बोले, मैं जनता को खुली चुनौती देता हूं कि 9 सालों में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक भी बैठक अगर की हो और आप में से कोई इसका प्रमाण मुझे दे सकता है तो कल से ही मोदी का झंडा ढोने के लिए तैयार हूं। क्यों कहा प्रशांत किशोर ने ऐसा? आइए देखते हैं अंदर की बात में। बिहार में इन दिनों जन स्वराज पदयात्रा निकाल रहे प्रशांत किशोर को 219 दिन हो गए हैं। ऐसे में वैशाली जिले में प्रशांत किशोर ने ग्रामीणों की समस्याओं को समझकर उसका संकलन कर उसके समाधान के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात कही है। जन स्वराज पदयात्रा के दौरान वैशाली में प्रशांत किशोर ने एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 में मोदी जी का प्रचार मैं ही कर रहा था। बिहार में घर घर से हम लोगों ने मोदी जी को वोट दिया था। आज जो भी इस सभा में मोदी समर्थक मौजूद है, उनको बता दे रहे हैं कि मोदी जी 9 साल से प्रधानमंत्री है। उनके प्रधानमंत्री बनने से बिहार का फायदा हुआ है या नहीं, ये छोड़ दीजिए। मोदी जी के आने से बिहार में फैक्ट्री और रोजगार आया है कि नहीं, वह बात भी छोड़ देते हैं। आपको खुली चुनौती दे रहे हैं कि मोदी जी 9 साल से प्रधानमंत्री है। 9 सालों में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक भी बैठक अगर की हो और आप में से कोई इसका प्रमाण मुझे दिखा दे तो मैं कल से ही मोदी का झंडा ढोने के लिए तैयार हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारत बीते दिनों चीन को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की है, क्योंकि भारत में बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आइए जानते हैं भारत में किस कदर बढ़ रही है बेरोजगारी का दर। भारत हाल ही में चीन को पीछे छोड़ सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना है। ऐसे में लोगों को रोजगार मुहैया कराना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। बेरोजगारी के लगातार बढ़ते आंकड़े चुनौती बढ़ा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने यानी अप्रैल 2023 में देश की बेरोजगारी दर
8% के पार निकल गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़ों के अनुसार अप्रैल महीने में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 8.11% पर पहुंच गई, जो एक महीने पहले यानी मार्च 2023 में 7.8% थी। CMIE ने बताया कि अप्रैल महीने के दौरान बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण लेबर पार्टिसिपेशन रेट में तेज वृद्धि है। लेबर पार्टिसिपेशन रेट से पता चलता है कि काम करने के लिए योग्य लोगों की संख्या किस दर से बढ़ रही है। मार्च में इसकी दर 39.77% थी, जो बढ़कर अप्रैल में 40.98% पर पहुंच गई। इस तरह अप्रैल महीने के दौरान काम करने में सक्षम लोगों की संख्या बढ़कर 46.76 करोड़ हो गई। अकेले अप्रैल महीने में इनकी संख्या में 2.55 करोड़ लोगों का इजाफा हुआ। हालांकि CMIE ने इस आंकड़े से कुछ सकारात्मक निष्कर्ष भी निकाला है। CMIE का कहना है कि अप्रैल महीने के दौरान लेबर फोर्स में शामिल हुए लोगों की रिकॉर्ड संख्या इस बात का इशारा करती है कि लोगों के बीच रोजगार खोज पाने का भरोसा बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारतीय रिजर्व बैंक ने KYC यानी ग्राहकों की सूचनाएं जमा करने को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय बैंक ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के प्रासंगिक सुझावों पर अमल करते हुए KYC को लेकर ताजा निर्देश जारी किया है। पैसों के ऐसे लेन देन पर रिजर्व बैंक अब सख्त हुआ है। अब बैंकों को पूरा हिसाब रखना होगा। रिजर्व बैंक ने यह निर्देश वायर ट्रांसफर को लेकर किया है। RBI ने बैंकों पर अन्य वित्तीय संस्थाओं से कहा है कि वे घरेलू हो चाहे सीमा पार का लेन देन, वायर ट्रांसफर के सभी मामलों में पैसे भेजने वाले और उसे पाने वाले दोनों की पूरी सूचनाएं अपने पास रखे। इसे लेकर रिजर्व बैंक ने मास्टर डायरेक्शन ऑन नो योर कस्टमर में निर्देशों को अपडेट किया है और FATF के प्रासंगिक प्रस्तावों पर अमल किया है। न्यूज एजेंसी की खबर के अनुसार रिजर्व बैंक ने मास्टर डायरेक्शन के अपडेट इंस्ट्रक्शन में कहा है, सभी क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर के मामले में ओरिजिनेटर यानी पैसे भेजने वाले और बेनिफिशियरी यानी पैसे लेने वाले दोनों की पूरी व सही सूचनाएं रखी जानी चाहिए। वहीं अगर वायर ट्रांसफर घरेलू हो और पैसे भेजने वाला संबंधित संस्थान का खाता धारक हो तो ऐसे मामले में भी पैसे भेजने वाले के साथ साथ उसे पाने वाले की सारी सूचनाएं ली जानी चाहिए। RBI ने अपडेटेड निर्देशों में कहा कि अगर घरेलू वायर ट्रांसफर का मामला 50,000 रुपये या उससे ज्यादा का हो और भेजने वाला संबंधित संस्थान या बैंक का खाता धारक नहीं हो तो ऐसे मामले में भेजने वाले व पाने वाले दोनों की सूचनाएं उसी तरह से जमा की जानी चाहिए जैसा क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर के मामलों में किया जाता है। रिजर्व बैंक ने कहा कि वायर ट्रांसफर के सभी मामलों में KYC की सूचनाएं जमा करना उसी बैंक या वित्तीय संस्थान की जिम्मेदारी है जहां से पैसे भेजे जा रहे हैं। इन बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को जरूरत पड़ने पर वायर ट्रांसफर के ओरिजिनेटर एवं बेनिफिशियरी की जानकारियां जांच प्राधिकरणों को मुहैया कराना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। देश में डीमैट अकाउंट खुलने की दर दिसंबर 2020 के बाद से सबसे निचले स्तर पर आ गई है। अप्रैल में देश में केवल 16 लाख खाते खुले गए हैं। बता दें कि वित्त वर्ष 2022 और 2023 में प्रति माह औसतन 29 लाख और 20 लाख डीमैट अकाउंट खोले गए थे। शेयर मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि पिछले 18 महीने में बाजार में भारी वोलेटिलिटी रही है। बाजार में अच्छी प्राइसिंग वाले IPO भी नहीं आए हैं। इसके अलावा निवेशकों को इक्विटी में खासकर मिड और स्मॉल कैप में अच्छा रिटर्न भी नहीं मिला है। इन वजहों से निवेशक बाजार को लेकर बेरुखी दिखा रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि हाई बेस इफेक्ट और इक्विटी शेयर से बेहतर रिटर्न देने वाले निवेश विकल्पों की उपलब्धता कुछ ऐसे कारण है जिनके चलते इक्विटी मार्केट को लेकर निवेशकों का उत्साह कम हुआ है। गौरतलब है कि RBI की तरफ से ब्याज दरों में की जा रही बढ़त के चलते सरकारी बॉन्ड में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद हो गया है। इसकी वजह से इक्विटी मार्केट की तरफ पूंजी का प्रवाह कम हुआ है। सितंबर 2021 से मार्च 2023 के बीच सेंसेक्स और निफ्टी 0.23% और 1.5% से गिरे हैं, जबकि इस अवधि के दौरान BSE मिड कैप और स्मॉल कैप में 4% से ज्यादा की गिरावट आई है। बाजार की हाल की वोलेटिलिटी की वजह से एक्टिव ट्रेडर्स की नई पीढ़ी को काफी नुकसान हुआ है, जिसके चलते तमाम लोग बाजार से बाहर निकल गए हैं। हालांकि इसी बीच म्यूचुअल फंडों में SIP के जरिए आने वाले निवेश में अच्छी बढ़त देखने को मिली। म्यूचुअल फंडों में SIP के जरिए होने वाला निवेश प्रति माह 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। ये बाजार के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। इसकी वजह से तमाम ट्रेडरों के बाजार से निकलने का नेगेटिव असर
आंशिक रूप से कम हुआ है। कुछ एनालिस्ट डीमैट खातों में गिरावट की वजह आईटी सेक्टर की मंदी को भी मानते हैं। आईटी सेक्टर ऐतिहासिक रूप से नया खाता खोलने वाले ट्रेडरों का पसंदीदा सेक्टर रहा है। वर्तमान में यह सेक्टर अमेरिका और दूसरे विकसित देशों की मंदी के मार से जूझ रहा है, जिसके चलते आईटी कंपनियों में बड़े पैमाने पर छटनी और वेतन कटौती हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। रंजन गोगोई की आत्मकथा में कई बातों का जिक्र है। गोगोई ने बेंच के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले पर ऐतिहासिक फैसले बाद हुई पार्टी का भी जिक्र किया है। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ 1 करोड़ की मानहानि का मुकदमा आत्मकथा में एनआरसी पर लिखी थी। क्या आपत्तिजनक बातें? आइए देखते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और असम स्थित एक एनजीओ के पदाधिकारी ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया है। मामले में दावा किया गया है कि उनकी आत्मकथा में नागरिकों के राष्ट्र रजिस्टर के संदर्भ में कुछ गलत बातें की गई है। जानकारी के मुताबिक रंजन गोगोई की आत्मकथा में कई बातों का जिक्र है। गोगोई ने बेंच के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले पर ऐतिहासिक फैसले बाद हुई पार्टी का भी जिक्र किया है। उन्होंने आत्मकथा में लिखा कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर 9 नवंबर 2019 को सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद में उस बेंच के अन्य जजों को डिनर के लिए होटल ताज मानसे लेकर गया था। अभिजीत शर्मा ने अदालत में अपनी याचिका में बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व सीजेआई ने एनआरसी के समन्वयक रहे प्रतीक हजेला को पद से हटाने और उन्हें मध्य प्रदेश में स्थानांतरित करने के संबंध में कुछ बातें लिखी, वो गलत बातें हैं, साथ ही मानहानिकारक प्रकृति के है। मामले की अगली सुनवाई 3 जून को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। जनसंख्या के मामले में भारत चीन को पीछे छोड़ चुका है और 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है। लेकिन भारत अभी भी एक पितृसत्तात्मक समाज बना हुआ है। क्यों घट रही है भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या? आइए देखते हैं। जनसंख्या के मामले में भारत चीन को पीछे छोड़ चुका है और 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है। लेकिन भारत अभी भी एक पितृसत्तात्मक समाज बना हुआ है। विश्व बैंक के मुताबिक भारत में औपचारिक और अनौपचारिक कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी साल 2005 में 27% थी, लेकिन 2021 में यह घटकर 23% ही रह गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में कार्य क्षेत्र में महिलाओं की कमी के पीछे कई कारण हैं, जिसमें बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी, शादी के बाद घर की देखभाल, स्किल्स की कमी, शैक्षणिक व्यवधान और नौकरियों की कमी शामिल है। महिलाओं को घर के बाहर जाकर काम नहीं करना चाहिए जैसी मान्यताओं के चलते भी महिलाओं को अक्सर हिंसा का सामना करना पड़ता है और इस वजह से भी कई बार महिलाएं नौकरियों के प्रति हतोत्साहित हो जाती है। शादी और बच्चे होने के बाद हर साल लाखों महिलाएं अपना करियर छोड़ देती है। हाल के दशकों में भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या में काफी कमी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 60 लाख डॉलर घटा है और अभी भी लगातार गिर रहा है। आखिर क्यों हो रही है ऐसी स्थिति? आइए जानते हैं। पाकिस्तान की आर्थिक हालत कितनी खस्ता हो चुकी है ये किसी से छुपा नहीं है और इस पड़ोसी मुल्क की तंगहाली की खबरें लगातार सुर्खियां बनी हुई है। अब ऐसी खबर आई है जो पाकिस्तान की जनता के लिए एक और चिंता का सबब हो सकती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि उसके विदेशी मुद्रा भंडार में 60 लाख डॉलर की कमी आई है। एसपीपी ने अपने बयान में कहा कि 28 अप्रैल को समाप्त सप्ताह के दौरान पाकिस्तानी केंद्रीय बैंक का कुल विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 4.5 अरब डॉलर तक गिर गया है। एसबीपी के मुताबिक पाकिस्तान के पास कुल तरल विदेशी मुद्रा भंडार करीब 10 अरब डॉलर था। पाकिस्तान पिछले कुछ समय से अपने विदेशी मुद्रा भंडार में कमी का सामना कर रहा है, जो दक्षिण एशियाई में ओवरऑल एक्सचेंज रेट और व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है। आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज बढ़कर 100 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है और उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी नाम मात्र का बचा है। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उसे जल्द से जल्द आर्थिक पैकेज की दरकार है, वरना पाक दिवालिया भी हो सकता है। पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू भी आए रोज कम होती जा रही है। अब $1 के मुकाबले में 288 पाकिस्तानी रुपए लगने की खबर आ चुकी है। ऐसे संकट से उबरने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लगातार गुहार लगा रही है और आर्थिक मदद की उम्मीद लगाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। पिछले 1 साल में इंडियन एजेंसी ने समुद्र में जितने भी ड्रग्स पकड़ी गई उसमें
से ज्यादातर कराची में बैठे इसी हाजी सलीम ने भेजी है। ऑपरेशन समुद्रगुप्त के जरिए पिछले 1 साल में करीब 40,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है। क्या हो सकता है सनसनीखेज खुलासा, आइए देखते हैं अंदर की बात में। ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अलग अलग एजेंसी के साथ मिलकर 1 साल में 40,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी है। पाकिस्तान में बैठा हाजी सलीम ड्रग्स का सबसे बड़ा ऑपरेटिव है। हाल फिलहाल में सीज की गई ड्रग्स हाजी सलीम नाम का शख्स ही सप्लाई कर रहा था, जिस पर भारतीय खुफिया एजेंसियों NIA, IB, रो और NCB की नजर बनी हुई है। भारत में भेजी जा रही ड्रग्स से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अंडरवर्ल्ड को भी फंडिंग मिल रही है। ऑपरेशन समुद्रगुप्त ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की पोल खोलकर रख दी है। इस ड्रग्स को समुद्र के रास्ते अलग अलग रूट के जरिए भारत में अलग अलग पोर्ट पर भेजा जा रहा है। जांच में यह बात सामने आई है कि इंडियन एजेंसी को चकमा देने के लिए तस्कर ईरानी बोट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऑपरेशन सिंडिकेट पाकिस्तान से ही संचालित हो रहा था। कराची का रहने वाला हाजी सलीम इस पूरे गिरोह को संचालित करता है और ISI को भी फंडिंग करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कई खाड़ी देशों में जल्द भारत की बनाई ट्रेन दौड़ सकती है। यह रेल नेटवर्क बंदरगाहों से शिपिंग लेन के जरिए भारत से भी जुड़ा होगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य खाड़ी देशों में बढ़ते चीन के प्रभाव को कम करना है। पश्चिम एशिया से जुड़ेंगी भारत की रेल लाइनें। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई खाड़ी देशों में जल्द भारत की बनाई ट्रेन दौड़ सकती है। इस परियोजना को लेकर अमेरिका, भारत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच एक बैठक भी हुई थी। बताया जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए सऊदी अरब गए हैं। सूत्रों के अनुसार भारत इस परियोजना में इसीलिए भाग लेना चाहता है क्योंकि यह 3 रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करता है। सबसे पहले बीजिंग ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में अपने राजनीतिक प्रभाव के क्षेत्र का विस्तार किया है, जिसे दिल्ली मिशन क्रीप के रूप में देखता है। क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के बीच अच्छे संबंधों के कारण भारत को तवज्जो नहीं मिल पा रहा था। अगर परियोजना को सफलता मिल जाती है तो इस तरह की कनेक्टिविटी कच्चे तेल की तेज आवाजाही की अनुमति देगी और लंबी अवधि में भारत की लागत को कम करेगी। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने से भारत के उन 80 लाख लोगों को मदद मिलेगी जो खाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और वहां पे काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। ट्विटर के नए CEO की तलाश पूरी होते हुए नजर आ रही है। एलन मस्क ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि ट्विटर का नया CEO मिल चुका है और वह 6 हफ्तों में काम शुरू कर देंगी। एलन मस्क ने ट्विटर की कमान एक महिला के हाथों में सौंपने की बात कही है। कौन है वह महिला, आइए देखते हैं। ट्विटर के नए CEO की तलाश पूरी होते हुए नजर आ रही है। एलन मस्क ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि ट्विटर का नया CEO मिल चुका है और वह 6 हफ्ते में काम शुरू कर देगी। हालांकि एलन मस्क ने किसी भी नाम पर की चर्चा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि CEO की रेस में सबसे आगे NBC यूनिवर्सल की प्रमुख लिंडा याकारिनो है। लिंडा याकारिनो साल 2011 से NBC यूनिवर्सल के साथ जुड़ी हुई है। यह कंपनी की अध्यक्ष ग्लोबल एंड और साझेदारी के रूप में काम करती है। NBC यूनिवर्सल में लिंडा याकारिनो टॉप एडवर्टाइजिंग सेल एग्जीक्यूटिव है। इससे पहले लिंडा मनोरंजन और डिजिटल एड डिपार्टमेंट में भी काम किया था। वहीं टर्नर में भी लिंडा ने 19 साल तक काम किया है, जो कार्यकारी उपाध्यक्ष, CEO, विज्ञापन हेड और अधिग्रहण हेड के रूप में काम कर रही थी। उन्होंने पेन स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। यहाँ उन्होंने लिबरल आर्ट और टेलीकम्युनिकेशन की पढ़ाई की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि एलन मस्क ट्विटर पद से जल्द इस्तीफा दे देंगे और उनकी जगह पर लिंडा याकारिनो को CEO बनाए जाने के लिए चुना गया है। एलन मस्क चीफ एग्जीक्यूटिव, चेयरमैन और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद पर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।